Hello students, good morning to all of you. We will continue our second lesson of economics book. तो पिछले लेसन में हमने अलग बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाती है यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे स्टार्ट यहाँ करते हैं। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं। उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है, कुछ पैसे लगा देती है, तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। और इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और क्रय कर सकते हैं, यानी कि फसलों को बेच सकते हैं। क्योंकि अगर पानी होगा तो हमारी जो फसल है वो ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो हम अपने गुजारे के हिसाब से उसको रख के बाकी को हम बेच सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकार से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस उसको करना पड़ेगा। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है। और हम अध्याय 4 मुद्रा और साख में इन कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी कि दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। वो एक डिसीज़न ले लेते हैं कि उन्हें अरहर और मटर जो है उपजाने हैं, और इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना वो कर लेते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण है शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू प्याज जैसे उत्पादकों का जो भी यानी कि आलू और प्याज उगाते हैं किसान, उनका वो भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर उसको बेच सकें। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव में हम शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे शहद ज़्यादा मिलता है, मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती है वनों के आसपास, तो हम वहाँ पे शहद संग्रहण केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष जो बच्चे हैं 18 वर्ष या उससे अधिक, उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय में नहीं जाते, या तो वो घर पर रहते होंगे या फिर उनमें से बाल श्रमिक के रूप में काम करते होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हम और अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता हमें होगी। और योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। क्योंकि यदि ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो हमें अध्यापकों की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इससे हम 20 लाख रोजगार जो है कम से कम इनका सृजन कर सकते हैं। ये इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा, यानी कि रोजगार हमें मिलेगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिस पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से
हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित नियोजन एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, यानी कि गवर्नमेंट यदि हेल्प करे तो ये सब स्टेप हम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझाव अमल में लंबा समय, यानी कि यदि हम उनको लागू करेंगे या उन पे अमल करेंगे तो इसमें लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? 2005 में। और इसे क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो कि काम करने में सक्षम है, उन्हें काम की ज़रूरत है, उनको जो है सरकार 100 वर्ष यानी कि उनको सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव के इलाकों में 1 साल में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। यानी कि उनको 100 दिन के लिए रोज़गार दिया जाता है। यदि सरकार रोज़गार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को क्या देती है? बेरोजगारी भत्ता देती है। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि इस तरह के हम कार्य इसमें करवाते हैं। नेक्स्ट है संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने की शर्तें क्या हैं? क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाए? कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है और संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड होते हैं वो क्षेत्र जहाँ पे वो काम करने के लिए आती है और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। और इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठा अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है और इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इनको संगठित क्षेत्र हम कहेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हो क्षेत्र और उसमें जो नियम होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए उनके अकॉर्डिंग यदि हम काम करते हैं तो इन क्षेत्रों को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि ये स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उन्हें नियमों और विनियमों का पालन वो भी करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो फिर उनको नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम वो अगर लगाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ कौन से हैं? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि यानी कि उनको भविष्य में कुछ पैसा दिया जाता है, फंड वगैरह कटते हैं, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सकीय लाभ पाने के हकदार होते हैं, यानी कि उनको हेल्थ सुविधा भी देते हैं। और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य परिवहन जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी उनको प्राप्त होती है, यानी कि जब वो रिटायरमेंट यहाँ से लेते हैं तो उनको पेंशन दी जाती है। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है, यानी कि संगठित क्षेत्र हो गया एक तरह से गवर्नमेंट
जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है, और असंगठित प्राइवेट। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, यानी कि ये असंगठित क्षेत्र एक निजी क्षेत्र होता है एक तरह से। यहाँ से वो निर्मित होते हैं और इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित यहाँ पे नहीं है, जब मनमर्जी करेगी लगा सकते हैं और जब उनका काम निकल जाएगा हटा सकते हैं। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है और बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं, यानी कि यदि मालिक को पसंद नहीं आते तो वो उसको निकाल देते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं और इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को वो लगा लेते हैं। तो सीधी सी बात है, संगठित क्षेत्र हमारा एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर है और असंगठित क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट, संगठित क्षेत्र में के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं उनका जो संरक्षण है, उनकी सुरक्षा कैसे हो। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिणामतः बहुत सारे संगठित श्रमिक जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं। यानी कि जब हमें संगठित क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा तो हमें मजबूरन कहाँ जाना पड़ेगा, असंगठित क्षेत्र में, और वहाँ बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती और उनकी आय कम होती है और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई लाभ है। वे लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदारों और कारीगर जैसे कि बुनकर, लोहार, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत के लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं और इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वालों श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं और ये श्रमिक नियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव का भी शिकार होते हैं, यानी कि उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया जाता है। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वामित्व आधारित क्षेत्र जैसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपने जितना लेसन आपको पढ़ाया है ये केयरफुली आपने रीड करना है और क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी सिलेबस कॉपी में राइट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।